हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 प्रोबेबिलिटी ट्रीज एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस। ये चैप्टर में ये छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा इसमें टॉपिक्स है नहीं। क्या क्या टॉपिक्स है? फर्स्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी ट्री एंड लास्ट है बेस फॉर्मूला। ठीक है, आप देखोगे तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग पहले के चैप्टर्स में, बट इसमें अलग क्यों है या तो हम वापस क्यों पढ़ रहे हैं? अलग कुछ नहीं है, सेम वही है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बस कैलकुलेट करने का मेथड अलग है। तो ये दोनों जो हम कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर पूरा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे है, तो ये जो हम दो कैलकुलेट करेंगे वो प्रोबेबिलिटी मॉडल्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। फाइन, हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू नाम से हमको क्या पता चलता है कि कोई वेरिएबल है, सपोज उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा। ठीक है, वो हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, आप कब अंदाज़ा लगाओगे कि किसी चीज़ का वैल्यू क्या हो सकता है? जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है वैल्यूज़ की। ठीक है, मतलब वैल्यू 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। अब आप उसको कैलकुलेट करो कि अच्छा इतने सारे ऑप्शंस है मेरे पास, इतनी प्रोबेबिलिटीज़ है कि वैल्यू 10, 12, 15, 20 कुछ भी हो सकती है। अब उसमें से एक्सपेक्टेड मैं कितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कितनी वैल्यू होगी वो वेरिएबल की। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वो होती है कि आप मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जैसे बहुत सारे मल्टीपल आउटकम्स थे अपने पास, 12 है, 10 है, 20 है, 15 है, 16 है, मल्टीपल आउटकम्स है एक्स की वैल्यू के। ठीक है, उसमें से हम उसका एवरेज निकाल के हम उसमें से निकालते हैं कि अच्छा इतने सारे आउटकम्स हैं जो पॉसिबल है, उसमें से फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्स की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू का? ठीक है, तो मतलब मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स में से हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, या तो कोई भी वेरिएबल। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। अभी आप देखोगे तो डेफिनेशन में ही इसका फॉर्मूला भी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स फॉर द वेरिएबल। ठीक है, देखो हमने ये समझ लिया कि पॉसिबल आउटकम्स फॉर द वेरिएबल क्या है। जो अपने एग्जांपल में 10, 15, 20 था, वो सब पॉसिबल आउटकम्स थे। मतलब एक्स की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो सब उसके पॉसिबल आउटकम्स थे। अभी वो आउटकम्स में से कोई एक वैल्यू तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, जो हमको लग रही है। ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो भी आउटकम्स है, जितने भी हमारे आउटकम्स हैं, उन सब का एक प्रोबेबिलिटी होता है कि अच्छा एक्स की वैल्यू 10 है, तो 10 होने की, उसकी वैल्यू 10 होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 20% प्रोबेबिलिटी है, 30% प्रोबेबिलिटी है, या तो सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी है, या तो 80% प्रोबेबिलिटी है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि एक्स की वैल्यू 10 होगी? ठीक है, तो 10 के सामने एक प्रोबेबिलिटी आएगी। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉसिबल आउटकम क्या था? 15 था सपोज, तो x की वैल्यू 15 हो, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 40%, 50%, 60%, कितना? ठीक है, तो वो हम लिख देंगे बाजू में। x की वैल्यू 20 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वो प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे। वैसे सारे पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होनी चाहिए। ठीक है, राइट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होगा। तो आप x के जितने भी आउटकम्स है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है, हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उन सबकी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होगा ही होगा। ठीक है, तभी आप सॉल्व कर सकते हो कोई चीज़, नहीं तो वो डेटा सही है ही नहीं, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। वेटेड एवरेज कैसे हम करते थे? नॉर्मल एवरेज कैसे करते हैं? जो भी सारे आउटकम्स थे उनको प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, वेटेड एवरेज क्या करते थे हम? जो भी आउटकम्स थे उनके सामने वेट्स लिखे हुए थे कि ये आउटकम का वेटेज कितना, ये आउटकम का वेटेज कितना। तो फिर हम क्या करते थे? वो आउटकम इंटू उसका वेट। ठीक है, तो सारे आउटकम्स इंटू उनके रिस्पेक्टिव वेट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो वो आंसर क्या आता था? अपना वेटेड एवरेज आता था। ठीक है, अभी आप एक तरीके से देखने जाओगे तो एरिथमेटिक एवरेज और वेटेड एवरेज वो दोनों सेम ही चीज़ है, उसमें कुछ अलग नहीं है। अलग क्यों है फॉर्मूलाज? क्योंकि वेटेड एवरेज में हर आउटकम का वेट अलग अलग होता है। ठीक है, और एरिथमेटिक एवरेज में एक अजम्पशन ली जाती है कि सारे आउटकम्स का वेट सेम है। ठीक है, अगर
5 आउटकम्स है तो हम अज्यूम करेंगे कि सबका वेटेज इक्वल है, सबका वेटेज 20% है, मतलब सारे आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वली लाइकली है सारे आउटकम्स, ठीक है। तो उसमें भी आप जब एवरेज करते हो तो आप पांचों ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके डिवाइड बाय 5 करोगे तो वो सेम आंसर आएगा। अगर आप वो पांचों ऑब्जर्वेशन को इंटू 20 करके डिवाइड बाय 100 करोगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। सो वेटेड एवरेज और एरिथमेटिक एवरेज सेम है। एरिथमेटिक एवरेज भी वेटेड एवरेज ही है, बट उसमें क्या एक अजम्पशन है कि सारे आउटकम्स है उनका इक्वल वेटेज है, इक्वली लाइकली है सारे आउटकम्स, ठीक है। तो अब जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करते हैं तो जनरली ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हर आउटकम का एक वेट होता है, वेट चाहे प्रोबेबिलिटी बोल लो चाहे फ्रीक्वेंसी बोल लो, कुछ भी। अगर प्रोबेबिलिटी के सेंस में देख रहे हैं तो जो आपका वेटेज होगा वो प्रोबेबिलिटी होगी कि द आउटकम पॉसिबल आउटकम है 10, उसका वेटेज कितना है, तो उसका वेटेज है सपोज 25%, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है सपोज 25% अपने केस में, ठीक है। उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी 25% है तो उसका वेट क्या हो गया 25% या तो 0.25, जो भी बोलना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढने के लिए वेटेड एवरेज करेंगे ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स फॉर द वेरिएबल। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पॉसिबल आउटकम्स चाहिए और उनके सामने उसका वेट चाहिए, ठीक है। ओके, सो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर EPS फॉर रॉन्स स्टोर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड EPS, ठीक है। तो अभी EPS यानी अर्निंग पर शेयर, ये एक शेयर है, रॉन्स स्टोर है, उसका उन्होंने EPS का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। देखो तो आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, हमको निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड EPS, ठीक है। एक्सपेक्टेड EPS क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास EPS के मल्टीपल आउटकम्स है। EPS 1.8 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। अभी इनमें से एक्सपेक्टेड EPS, इतने सारे आउटकम्स तो मैं इतने सारे EPS तो बोल नहीं सकती एक साल के, ठीक है। तो मुझे कोई एक EPS बोलना पड़ेगा। तो एक EPS मैं प्रिडिक्ट करूँगी, कैसे करूँगी, एक 4 में से एक कैसे प्रिडिक्ट करूँगी, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए वेट चाहिए। तो वेट इन्होंने दे रखा है, प्रोबेबिलिटी 1.8 हो EPS उसकी 10% की प्रोबेबिलिटी है, 1.6 हो EPS उसकी 20% प्रोबेबिलिटी है, 1.20 हो EPS उसका 40% प्रोबेबिलिटी है, एंड 30% प्रोबेबिलिटी है कि EPS 1 पाउंड हो, ठीक है। और आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी का टोटल 100 हो रहा है, तभी आपका डेटा कंप्लीट है, राइट। तो हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम खुद से करते हैं। सो वेटेड एवरेज के लिए क्या करते थे हम, जो आउटकम्स है उनको उनके वेट से पहले मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1.8 इंटू 10%, ठीक है, 1.8 इंटू 0.1, तो क्या आ जाएगा आपका 0.18 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे 1.6 इंटू 20%, 1.6 इंटू 20% मतलब 0.2, तो क्या आ गया 0.32, ठीक है। फिर हम करेंगे 1.2 इंटू 40%, 1.2 इंटू 0.4, तो 0.48 आया। एंड फिर हम करेंगे 1 इंटू 30%, तो क्या आएगा 0.30 आएगा, ठीक है। अभी हम इनका टोटल कर देंगे, तो 0.18 प्लस 0.32 प्लस 0.48 प्लस 0.30, तो आया 1.28। अभी हम 1.28 को किससे डिवाइड कर देंगे, 100% प्रोबेबिलिटी से। अब 1.28 100% मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, तो 1.28 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना आएगा 1.28 ही आएगा, ठीक है। तो मेरी EPS की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 1.28 है। इन्होंने सेम वही किया है, प्रोबेबिलिटीज़ को EPS उसके रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके सबको सम किया है एंड डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जो कि 1 ही आएगा हमेशा प्रोबेबिलिटी के केस में। तो आपका EPS क्या आ गया 1.28। तो इसका मतलब क्या है कि EPS में जो मल्टीपल आउटकम्स, मेरे पास 4 आउटकम्स दिए हुए थे, तो 4 में से हमने एक्सपेक्टेड निकाला कि चारों की प्रोबेबिलिटी कंसिडर करके एक्सपेक्टेड कितना है EPS, तो 1.28 EPS एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ओके, सो आपको किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढनी है तो आप क्या करोगे, उसका जो वेट्स दिया हुआ है उसको यूज़ करके हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। और अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो वो भी एक टाइप का वेट्स ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी जो 1 होगी, ठीक है।
तो हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू, बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम वेटेड एवरेज करते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी एक ऑब्जर्वेशन इसमें यह है कि क्योंकि ये चैप्टर में हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की मेनली बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर्मूला जैसे हमने देखी वेटेड एवरेज होती है। वेटेड एवरेज में क्या होता है, आउटकम्स इनटू वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ओके, अभी जैसे हमने बात किया कि प्रोबेबिलिटी का आप टोटल वेट निकालोगे तो वो हमेशा 1 आएगा, 100% या तो 1 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली उसमें डिवाइड बाय टोटल वेट करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमेशा उसमें डिवाइडेड बाय 1 ही होगा, ठीक है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी के सेंस में एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकाल रहे हो जहाँ पे आपके पास जो वेट्स है वो प्रोबेबिलिटीज़ है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ आउटकम इंटू प्रोबेबिलिटी, बस वही फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे डिवाइड बाय 1 ही है तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। सो अब देखोगे तो इसमें भी वही लिखा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम कैसे डिनोट करेंगे, ई ब्रैकेट में एक्स, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू x1, मतलब x1 आपका ऑब्जर्वेशन 1 है, इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन x2 इंटू ऑब्जर्वेशन x2, प्लस करते जाएंगे ऐसे सारे ऑब्जर्वेशंस इंटू उनकी प्रोबेबिलिटी अप टिल n ऑब्जर्वेशंस, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस है वो, ठीक है। तो आपका क्या डायरेक्टली निकल जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसलिए हमने इधर भी क्या किया, इसका टोटल आया 1.28, उसको डिवाइड बाय 1 करोगे तो कुछ उसका कोई एडिशनल कुछ यूज़ नहीं है, तो जो हमने इंटू प्रोबेबिलिटीज़ किया उसी का टोटल क्या आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर है, ठीक है। सो हमारा ये टॉपिक हो गया। अब हम देखते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी मॉडल, ठीक है। सो वेरिएंस मतलब क्या, थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या है, वो वॉलीटिलिटी के मेजर्स हैं, मतलब वो वॉलीटिलिटी बताते हैं कि कोई डेटा में कितना वॉलीटिलिटी है। वॉलीटिलिटी मतलब अपने एवरेज या अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू से कंपेयर में कितना डेटा एक्चुअल में ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, उसका डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन कितना फ्लक्चुएट कर रहा है वो बताता है, उसका मतलब होता है वॉलेटिलिटी, और वो बताता है कौन, वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, क्योंकि वो स्क्वायर यूनिट्स में है इसलिए उसका आंसर भी स्क्वायर यूनिट्स में आता है, और उसको हम इंटरप्रेट कर नहीं सकते इसलिए हम उसका स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन और कुछ नहीं है बट वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है ताकि हम इंटरप्रेट ईजीली कर सकें। सो दोनों है क्या, वॉलीटिलिटी के मेजर्स हैं, ठीक है। सो अब इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जब आपको x के प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है, x की ये वैल्यू की इतनी प्रोबेबिलिटी, ये वैल्यू की इतनी प्रोबेबिलिटी, जब इस तरीके से पॉसिबल आउटकम्स दे रखे हैं तब आप उसका वॉलीटिलिटी कैसे निकालोगे, ठीक है। तो उसका क्या इन्होंने लिखा है, वेरिएंस फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी मॉडल कैन बी कैलकुलेटेड एज द probability weighted sum of the squared deviations from the mean or expected value. Standard deviation is the positive square root of the variance, ठीक है। तो इधर भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये वाला जो वेरिएंस निकलेगा उसका स्क्वायर रूट ही है, ठीक है। तो उसके लिए तो अलग से कोई मेहनत हमको करनी नहीं है, मेन मेहनत है वेरिएंस निकालने में। ओके, सो अब हम नॉर्मल जो हम ओरिजिनल वेरिएंस निकालते थे उसका फॉर्मूला देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या था। वेरिएंस कैसे निकलता था, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, इस तरीके से वेरिएंस निकलता था। और इसका जब मैं स्क्वायर रूट कर दूंगी, सिग्मा x माइनस एक्स बार रेज टू 2 डिवाइडेड बाय n, इसका जब स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये क्या हो जाता था, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता था, और ये क्या है, वेरिएंस है, ठीक है। तो अभी इसमें देखो, अभी हमारे पास इधर n नहीं है, इसमें अभी मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं है, मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। कि ये जो x की वैल्यू है वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, उनके मेरे पास प्रोबेबिलिटीज़ है, मतलब ये वैल्यू की होने की प्रोबेबिलिटी XYZ है, ये वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी ABCD है, कुछ भी मेरे पास प्रोबेबिलिटीज़ है, मेरे पास डिफाइंड n ऑब्जर्वेशंस नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास n नहीं है पर मेरे पास इसके वेट्स हैं, तो हम इसको n को सब्सटीट्यूट करके हम क्या करेंगे, जैसे आगे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या किया था, ऑब्जर्वेशंस इनटू देयर प्रोबेबिलिटीज़, ऑब्जर्वेशंस इनटू देयर प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, वो किया था। सो हम इसमें भी एग्जैक्टली वही करेंगे। तो हम ये नीचे से n हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ है तो n का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो n हट गया, बट उसकी जगह क्या हो जाएगा, जो x माइनस एक्स बार मतलब एवरेज या तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एवरेज आप अरिथमेटिक एवरेज निकाल के करते थे डिवाइड बाय n करके, अब प्रोबेबिलिटीज़ हमको दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उसी को
अगर आप प्रोबेबिलिटी से इनटू करके करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। सेम चीज़ है, वो है तो वो एवरेज ही, ठीक है। तो x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू या तो एवरेज। अभी हम ये चैप्टर में प्रोबेबिलिटीज़ के केस में देख रहे हैं तो हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ऑब्जर्वेशन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये क्या देगा हमको, डेविएशन देगा, ठीक है। सो डेविएशन इनटू वो x का प्रोबेबिलिटी और उसका स्क्वायर, तो वैसे सबको आप प्लस करोगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। हम समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से ही समझ में आएगा। देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा, एग्जांपल क्या है, यूजिंग द प्रोबेबिलिटीज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक ए, वेरिएंस ऑफ रिटर्न्स ऑन स्टॉक ए एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स ऑन स्टॉक ए। तो स्टॉक ए, अपना जो वेरिएबल है वो स्टॉक ए है, ठीक है। उसका हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का तो हमको कोई लोड नहीं है, उसका वेरिएंस निकलेगा, उसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट ही करना है, ठीक है। तो वो तो वेरिएंस पे डिपेंडेंट है। वेरिएंस निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, मतलब एवरेज चाहिए, जो हम नॉर्मल फॉर्मूला में बोलते हैं, ठीक है। एवरेज बोलो, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो। प्रोबेबिलिटी जहाँ दिया है उस केस में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। सो पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, पूछा भी इन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू का। तो क्या इवेंट्स क्या क्या है, मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। पॉसिबल आउटकम्स है बूम, नॉर्मल, स्लो। मतलब बूम मतलब बहुत ऊपर चला गया मार्केट, नॉर्मल मतलब फ्लैट है, स्लो मतलब नीचे है मार्केट। और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी है कि बहुत अच्छा मार्केट है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, नॉर्मल मार्केट है उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, और मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है 20%, ठीक है। रिटर्न्स दे रखे हैं स्टॉक ए के, RA रिटर्न्स, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है रिटर्न्स ऑन स्टॉक ए। 20% रिटर्न, अगर मार्केट ऊपर गया तो स्टॉक ए में हमको 20% का रिटर्न मिलेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 30%, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 30% है, ठीक है। रिटर्न ऑन स्टॉक ए 12% रिटर्न होगा स्टॉक ए पे, अगर मार्केट नॉर्मल रहा, और नॉर्मल रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। तो 50% चांसेस है कि हमको स्टॉक ए पे 12% का रिटर्न मिलेगा, और 20% चांसेस है कि हमको स्टॉक ए पे 5% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मार्केट तब स्लो है, तब 5% रिटर्न मिलता है, और स्लो मार्केट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 20%। सो बेसिकली 30% चांसेस है कि हमको 20% रिटर्न मिलेगा, 50% चांसेस है कि हमको 12% रिटर्न मिलेगा, एंड 20% चांसेस है कि हमको 5% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, जिससे हम n निकाले। वैसे आपको दिख रहा है कि हाँ 3, बट 3 जस्टिस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारे इक्वली लाइकली नहीं है। 12% होने के चांसेस ज़्यादा भारी है, क्योंकि 50% उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और 5% होने के चांसेस सबसे कम है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी इन तीनों में से सबसे कम है, ठीक है। तो क्योंकि ये लोग इक्वली वेटेड नहीं है, इसलिए हम इसमें अरिथमेटिक एवरेज यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अरिथमेटिक एवरेज क्या अज्यूम करती है कि सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वली वेटेड है, इक्वली लाइकली है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है। बट इधर क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, इसलिए हमको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, और उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। सो अब हम इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हमने आगे देखा, प्रोबेबिलिटी इंटू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो अब इसका प्रोबेबिलिटी इंटू ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया हुआ है, 30% इंटू 20%, तो 0.06, 50% इंटू 12%, वापस 0.06, 20% इंटू 5%, 0.01। तो आप इन तीनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 0.13। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हो गई, 0.13 हो गई हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। मतलब 13% का रिटर्न आएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेड है। 13% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सारे कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी गिन के, ओके। अब हम देखते हैं कि वेरिएंस कैसे निकालना है। सो वेरिएंस में क्या करते थे, x माइनस एक्स बार करते थे और उसका स्क्वायर कर देते थे, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार बेसिकली क्या है, डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब x अपनी ऑब्जर्वेशन है, माइनस एक्स बार उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो x माइनस एक्स बार क्या हुआ, डेविएशन हुआ, ठीक है। तो अभी हम इसमें भी डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन कैसे निकलेगा, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, ये मतलब 20% माइनस 30%, तो आपका 7%, यानी या तो 0.07 बोल लो, वो आपका डेविएशन आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये वाला कॉलम x माइनस एक्स बार है, ठीक है। तो ये तो हमको निकालना ही है, ये इस मेथड में भी। तो आपने x माइनस एक्स बार निकाला,
12 माइनस 13% तो -1%, 5% माइनस 13% तो -8%, ठीक है, ये आपका निकल गया। अब हम उसका स्क्वायर करते थे, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर होता था उसमें, ठीक है, ताकि ये नेगेटिव्स निकल जाएं, क्योंकि आप इसका सम करोगे तो 0 आएगा, राइट, क्योंकि डेविएशंस फ्रॉम द एवरेज या तो फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सम ऑफ डेविएशंस। ओके, तो अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे ताकि ये 0 वाली प्रॉब्लम चली जाए। तो 0.07 स्क्वायर तो क्या आएगा 0.0049, माइनस 0.01 स्क्वायर तो आएगा 0.0001, माइनस 0.08 स्क्वायर तो आएगा 0.0064, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब चेंज आएगा फॉर्मूला में। अब हम क्या करते थे, नॉर्मल में इसका टोटल लेके डिवाइडेड बाय n कर देते थे, ठीक है, बट अभी इधर n वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं, n वाला चक्कर तो है ही नहीं इधर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सब डेविएशंस आ गए, स्क्वायर्ड डेविएशंस है ये, ठीक है। अब ये डेविएशन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इतनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि जब 20% ये डेविएशन तब हुआ जब मेरा रिटर्न 20% था, जब मेरा पॉसिबल आउटकम 20% है तब मेरा डेविएशन इतना है 0.0049, तो 20% होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30%, तो मेरी ये 0.0049 डेविएशन होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हुई 30% हुई, ठीक है। तो हम अब ये सारे डेविएशंस को उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, एग्जैक्टली वही हुआ। तो 30% इंटू 0.0049, 50% इंटू 0.0001, 20% इंटू 0.0064, तो ये आपका क्या आ गया प्रोबेबिलिटी इंटू ये वाला पूरा, तो आपका ये आ गया प्रोबेबिलिटी को मैं p से डिनोट कर रही हूँ, p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, मतलब ये कॉलम इंटू प्रोबेबिलिटी ये वाला कॉलम, ठीक है। तो इन्होंने एग्जैक्टली वही किया है, तो ये देखो ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यूज आएंगे। अब इसका आप टोटल कर दो तो आएगा 0.00280, तो ये आपका क्या हो गया वेरिएंस हो गया, और ये हमेशा क्या है स्क्वायर्ड यूनिट्स है, तो ये क्या है 0.28% स्क्वायर्ड, ये है आपका वेरिएंस, राइट। तो ये आपका वेरिएंस निकल गया। अब क्योंकि हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, 0.28% स्क्वायर मतलब कितना हुआ हमको नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो स्क्वायर्ड यूनिट्स में, तो उसका इंटरप्रिटेशन के लिए हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 0.00280 का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इन्होंने एग्जैक्टली वही किया। तो क्या है आपका 0.0529, मतलब क्या हो गया आपका 5.29%, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो बेसिकली क्या है कि जब आपको प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी है, ठीक है, तो आपको उसमें n जैसा कुछ नहीं होता, मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जैसा कुछ नहीं होता, उसमें पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी होती है। तो जब आपको प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी है ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो आप उसका बेसिकली वेटेड एवरेज कर दोगे, वही होता है वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस मतलब क्या होता है, डिविएशंस का एवरेज होता है वेरिएंस। आप ये फॉर्मूला में भी देखोगे, इसमें भी तो हमने क्या किया था, डेविएशन निकाला, उसका स्क्वायर किया और उसको डिवाइडेड बाय, उसका सम करके डिवाइडेड बाय n किया। मतलब आप एरिथमेटिक मीन का भी फॉर्मूला देखो तो क्या था, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय n, तो ये भी वही है, सारे डेविएशंस का सम डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो एक्चुअली वेरिएंस भी क्या है, डेविएशंस का एवरेज है, एवरेज ऑफ डेविएशंस वो वेरिएंस है, ठीक है। तो जब आपको प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी है तो हमारे पास n होता नहीं है, n नहीं बोल सकते, हमारे पास उसकी वेट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे उसका प्रोबेबिलिटी इंटू वेटेड एवरेज कर देंगे, उसका डेविएशंस का वेटेड एवरेज कर देंगे, और क्योंकि वेट्स अलग अलग है तो हम उसको क्या बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमने किया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इंटू डेविएशंस करोगे आप और उसका सम आ जाएगा आपका वेरिएंस। तो और कुछ अलग नहीं है, सिर्फ डिवाइडेड बाय n करने के जगह हमको इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी करनी है, राइट। ओके, सो ये हमारा टॉपिक हो गया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। सो ये दो हमने कवर कर लिए। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ट्री। प्रोबेबिलिटी ट्रीज क्या होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ट्री, अभी जैसे ये आप डायग्राम देखो, ठीक है, ये डायग्राम हमको ट्री जैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले 2 ब्रांचेस फिर उसमें से और मल्टीपल ब्रांचेस, तो इस डायग्राम को हम ट्री बोलते हैं। तो ये क्यों काम आता है, काफ़ी बार ना ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दिए होते हैं कि प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली नहीं दी होती। जैसे अभी तक जो सम्स में हम देख रहे थे, हमको क्या दिया हुआ था, आउटकम दिया हुआ था, उसके सामने उसकी डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी दी हुई थी। बट काफ़ी बार ऐसा नहीं होता है, काफ़ी बार है ना एक आउटकम
से रिलेटेड 2 और आउटकम होते हैं, दूसरे आउटकम से रिलेटेड 2-3 और आउटकम्स होते हैं, एंड देन प्रोबेबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो उसके लिए है एक अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं जिसको हम ट्री बोल देते हैं। सो इसमें क्या लिखा है, अ जनरल फ्रेमवर्क कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी ट्री इज़ यूज्ड टू शो द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ वेरियस आउटकम्स, ठीक है। जब हमको टैब्यूलर फॉर्म में नहीं लिखना है क्योंकि आउटकम्स मल्टीपल आउटकम्स हैं एंड वो मल्टीपल आउटकम्स भी दूसरे आउटकम्स पे डिपेंडेंट है, तो हम इसको एक टैब्यूलर फॉर्म में बनाते हैं जिसको हम प्रोबेबिलिटी ट्री बोलते हैं, ओके। सो अब हम देखते हैं कि इन्होंने ये ट्री किस हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम जो एक्सपेक्टेड ईपीएस का है वो ये पूरे ट्री का रूट है, रिजल्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2 मेन आउटकम्स क्या है। फर्स्ट आउटकम है कि इकोनॉमी अच्छी है, गुड इकोनॉमी। दूसरा आउटकम है कि इकोनॉमी पुअर है, मतलब ख़राब है, डाउन साइड जा रहा है। तो अच्छी इकोनॉमी होने का चांसेस कितना है, 60% है, और पुअर इकोनॉमी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40% है, ओके। अभी अगर अच्छी इकोनॉमी होती है और अगर कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं तो ईपीएस मेरा कितना होगा, $1.8 होगा। अगर इकोनॉमी अच्छी है पर कंपनी के रिजल्ट्स पुअर है तो मेरा ईपीएस कितना होगा, $1.70 हो जाएगा, ओके। अभी अगर इकोनॉमी पुअर है बट फिर भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं तो ईपीएस कितना होगा, $1.30। पुअर इकोनॉमी है एंड कंपनी के रिजल्ट्स भी पुअर है तो ईपीएस कितना होगा, $1, ठीक है। तो अब हमको फाइंड करना है कि एक्सपेक्टेड ईपीएस कितना होगा। तो ये एग्जैक्टली हमने जो पहले सम किया उसके जैसा ही है, ठीक है। हमको बहुत सारे आउटकम्स दे रखे हैं, उसमें से हमको ईपीएस निकालना है एक्सपेक्टेड वाला। तो आप ये कैसे निकालोगे, तो ये डायग्राम बना के हमको समझ में आ रहा है कि मेन ये दोनों आउटकम्स है, ये दोनों आउटकम के और 2-2 आउटकम्स ईच है, ठीक है। सो जब हमको एक्सपेक्टेड ईपीएस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटीज़ इनटू आउटकम करते थे, ठीक है। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, जो एकदम राइट मोस्ट पार्ट है ट्रीज़ के, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर गुड इकोनॉमी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी अच्छी है एंड रिजल्ट्स भी अच्छे हैं तो ईपीएस कितना होगा, 1.80। तो 1.80 होने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ टोटल कितनी हुई, तो 60% इंटू 30%, राइट। तो 18% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा ईपीएस होगा 1.8। अभी ईपीएस होगा 1.70, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 60% प्रोबेबिलिटी है कि इकोनॉमी अच्छी होगी और 70% प्रोबेबिलिटी है कि जो रिजल्ट्स है वो पुअर होंगे कंपनी के, ठीक है। तो आपका ईपीएस 1.7 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 60% इंटू 70% विच इज़ 42%, ठीक है। अभी 1.30 ईपीएस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 40% पुअर इकोनॉमी की प्रोबेबिलिटी है इंटू 60% गुड रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी है, तो 40 इंटू 60 24, एंड सिमिलरली $1 का ईपीएस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40% इंटू 40% 16%, ठीक है। सो ये जो चारों ब्लॉक्स है उनका टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 100 के इक्वल आना चाहिए, जो आएगा भी 18 + 42 + 24 + 16, ये आपका 100 के इक्वल आएगा, ठीक है। और इंडिविजुअल लेवल पे ये दोनों ये जो आउटकम्स है उनकी प्रोबेबिलिटी भी 100 को होनी चाहिए इक्वल, कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड रिजल्ट्स 30%, प्रोबेबिलिटी ऑफ पुअर रिजल्ट 70%। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड रिजल्ट 60% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पुअर रिजल्ट्स 40%, तो 100 हो रहा है, ये भी 100 हो रहा है, ठीक है। एंड जो ये वाले आउटकम्स है उन दोनों का टोटल भी 100 होना चाहिए, 60% + 40%, ठीक है। सो हर ब्रांच में उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच है उसके सामने उसका टोटल होना चाहिए 100%। हर लेवल पे 100% तो टोटल होना ही चाहिए। ये लेवल पे 100% टोटल हो गया, ये लेवल पे भी टोटल हो गया एंड ये लेवल पे भी टोटल हो गया, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अब ये पूरे सिनेरियो का एक्सपेक्टेड ईपीएस निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये हमारे आउटकम्स है 1.8, 1.7, 1.31, ये हमारे आउटकम्स है, उनकी प्रोबेबिलिटी हमने डिराइव कर ली ट्री से, ठीक है। तो अब हम एक्सपेक्टेड ईपीएस निकाल सकते हैं अपना नॉर्मल पहले के जैसा करके, 1.8 इंटू 18%, 1.7 इंटू 42%, 1.30 इंटू 24% एंड 1 इंटू 16%। तो इन्होंने इधर वही किया है, तो उसका फिर आप जब सम करोगे तो 1.51 आएगा। तो ये पूरे चार्ट में से हम एक्सपेक्टेड ईपीएस कितना बता सकते हैं कंपनी का, 1.51, ठीक है, सब कुछ कंसिडर करके। तो ये होता है एक ट्री बना देना। तो जनरली वो आपको सम्स ऐसा पूरा बड़ा सा राइटअप देंगे जिसको पढ़ के आपको ट्री बनाना रहेगा एंड फिर उसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ एंड वो सब निकालना रहेगा, ठीक है।
ओके, अब हम देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट है कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का। सो ये जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई, वो तो ये सब कुछ का मिला के एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, वो आया है, ठीक है। अब ये कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, कंडीशनल मतलब कोई दूसरी चीज़ के होने या ना होने पे ये वाली जो चीज़ है वो डिपेंड है, ठीक है। मतलब अगर कोई दूसरी चीज़ चेंज हो जाएगी तो ये वाली चीज़ भी मेरी चेंज हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल, ठीक है। कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, उसका मतलब क्या होगा, मैं अगर बोलूँ कि इसमें से मेरे को आप प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो गुड रिजल्ट्स की, गिवन के प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी इज़ गुड, ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया, कंडीशन बना दिया। मैंने ईपीएस का कंडीशन क्या बताया कि ईपीएस की मेरे को ईपीएस की एक्सपेक्टेड वैल्यू तब बताओ जब मैंने साथ में कंडीशन लगा दिया, ठीक है। कि कंडीशन ये है कि इकोनॉमी है वो अच्छी है, ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है कि इकोनॉमी है वो अच्छी है, ये कंडीशन है। अब मुझे इस कंडीशन को फुलफ़िल करता हुआ एक्सपेक्टेड ईपीएस बताओ, ठीक है। तो वो आप कैसे बताओगे, तो वो हम कैसे बताएंगे, ये वाला पार्ट देख रहे हैं हम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इकोनॉमी ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें मुझे एक्सपेक्टेड ईपीएस बताना है, तो हम क्या करेंगे, 1.8 इंटू 18%, जो भी आएगा वो, प्लस 1.7 इंटू 42%, ठीक है। 1.8 टू 0.324 आया, ठीक है। $0.714, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0.324 प्लस 0.714, तो कितना है, 1.038। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईपीएस गिवन इकोनॉमी इज़ गुड, कितनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, 1.038 ईपीएस की, ठीक है। तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए ई यूज़ करते हैं, ई ऑफ ईपीएस गिवन गुड इकोनॉमी, ठीक है। सो ये हुई कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू। कैसे कंडीशनल हुई, क्योंकि मैं सिर्फ ईपीएस का एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं निकाल रही, मैं ईपीएस का एक्सपेक्टेड वैल्यू तब निकाल रही हूँ जब उसके साथ मैं एक कंडीशन जोड़ रही हूँ। कंडीशन क्या है, इकोनॉमी अच्छी है, गुड इकोनॉमी की कंडीशन में अब ईपीएस का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी अगर मैं ये कंडीशन चेंज भी कर सकती हूँ, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मुझे आप दो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईपीएस गिवन पुअर इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें आप कैसे निकालोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आप निकालोगे 1.3 इंटू 24% प्लस 1 इंटू 16%, तो जो आंसर आएगा वो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईपीएस गिवन पुअर इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकलती है। हम पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है, कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज आर कंटिंजेंट ऑन द आउटकम ऑफ सम अदर इवेंट, एन एनालिस्ट वुड यूज़ अ कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू टू रिवाइज हिज एक्सपेक्टेशंस व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन अराइव्स। सो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ एंड उन सब का, वो हमको ज़्यादातर काम किस में आएगा, 4th टॉपिक में आएगा, जो हमारा बेस फॉर्मूला है, ठीक है। सो ये आप समझ गए कि प्रोबेबिलिटी ट्रीज क्या होता है, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोबेबिलिटीज़ का, एंड वहाँ से फिर हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ इजीली निकाल सकते हैं, ओके। सो हम प्रोबेबिलिटी ट्री एंड बेस फॉर्मूला और एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, इन सब का एग्जांपल एक साथ देखेंगे जैसे ही हमारा ये बेस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो अब हम हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं ये चैप्टर का, जो है बेस फॉर्मूला। सो बेस फॉर्मूला क्यों काम आती है, इसमें से हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। बेस फॉर्मूला इज यूज्ड टू अपडेट अ गिवन सेट ऑफ प्रायर प्रोबेबिलिटीज फॉर अ गिवन इवेंट इन रिस्पॉन्स टू द अराइवल ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है, प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ मतलब जो चीज़ें हमको अभी पता है, ऑलरेडी पता है, जिनकी प्रोबेबिलिटीज़, उनको बोलेंगे हम प्रायर्स या तो प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो बेस फॉर्मूला तब काम आती है जब हमको प्रायर प्रोबेबिलिटीज़, कोई भी इवेंट की प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ दी है, वो जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कोई भी आपका आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी, वो हमें प्रोबेबिलिटी कभी भी फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। सर्टन नहीं है कि वो चीज़ होगी, तभी तो वो प्रोबेबल है बोलते हैं हम उसको, सर्टन नहीं बोलते, ठीक है।
तो मतलब वो हमेशा चेंज हो सकती है, डायनेमिक होती है। इवेंट्स मतलब सराउंडिंग्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन आ सकती है हमारे पास जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटीज़ चेंज हो जाए, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आता है इवेंट के बारे में जिसके वजह से हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ चेंज हो जाती है, तो वो न्यू प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो न्यू प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए बेस फॉर्मूला काम आता है। सो बेस फॉर्मूला तब काम आता है जब आपको आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ अपडेट करनी पड़े। क्यों अपडेट करनी पड़े? क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन पता चली है, इसलिए हमको हमारी प्रोबेबिलिटीज़ अपडेट करनी पड़ेगी। तो वो अपडेटेड प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के लिए हम बेस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, सो बेस फॉर्मूला यूज़ करके जो आप न्यू प्रोबेबिलिटी निकालोगे उस न्यू प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे हम? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो हमको ऑलरेडी पता है प्रोबेबिलिटी वो है प्रायर प्रोबेबिलिटी या तो प्रायर्स, एंड जो बेस फॉर्मूला यूज़ करके हम अपडेटेड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ड्यू टू न्यू इन्फॉर्मेशन, जो प्रोबेबिलिटी अपडेट हुई वो प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो बेस फॉर्मूला क्या बताता है? ये सब इसमें बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो मेरे को तो समझ में नहीं आया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। सो मैंने मॉड्यूल में से पढ़ा एंड उसमें एक बहुत इजी फॉर्मूला दी रखी है जिससे हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली है क्या फॉर्मूला, ठीक है। एंड ये सब ABC ये सब करने में एंड वो सब करने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी बार। सो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, एक ईजियर वर्जन है ये फार्मूला का। वो वर्जन क्या है? सो बेस फार्मूला क्या देती है हमको? अपडेटेड प्रोबेबिलिटी, जिसको हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सो अपडेटेड प्रोबेबिलिटी या तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, उसको आप कुछ भी डिनोट करो। सपोज मैंने इधर P से डिनोट किया, ये मेरी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी अपडेटेड प्रोबेबिलिटी है जो मैं बेस फार्मूला से निकालूंगी। बेस फार्मूला क्या है ना, हमेशा कंडीशनल होती है। जैसे आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आया तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, मतलब वो कंडीशनल है, ठीक है। तो अपडेटेड प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट की निकालते हैं हम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जैसे हमने कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ में देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ EPS गिवन इकोनॉमी इज़ गुड या तो गिवन इकोनॉमी इज़ पुअर, तो हमेशा एक इन्फॉर्मेशन होती है साथ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या होगा? ये इन्फॉर्मेशन कौन सी? अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका उल्टा कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इवेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। सो अभी ये इतना जल्दी समझ में नहीं आया होगा तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जो हम एग्जाम्पल देखेंगे वो इसमें से देखेंगे। सो हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। An analyst believes that Davis Company has a 40% probability of earning more than $2 per share. She estimates that the probability that Davis Company's credit rating will be upgraded is 70% if its earnings per share are greater than $2 and 20% if its EPS are $2 or less. Given the information that Davis Company's credit rating has been upgraded, what is the updated probability that its EPS are greater than $2? ठीक है, तो पहले हम इसमें प्रोबेबिलिटी का ट्री बना देते हैं, ठीक है। हम इसमें देखेंगे कि पहले बेस इवेंट्स क्या है, ठीक है। ट्री की फर्स्ट 2 ब्रांचेस क्या है? तो पहली 2 ब्रांचेस क्या है? दिस कंपनी हैज़ अ 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर देन $2 पर शेयर। तो बाकी की $2 या $2 से ज़्यादा अर्न करने की प्रोबेबिलिटी 40% है। तो $2 या उससे कम अर्न करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 60% होगी, ठीक है। उसके बाद कितना लिखा है? उसके बाद क्या लिखा है? शी एस्टिमेट्स दैट प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनीज क्रेडिट रेटिंग विल बी अपग्रेडेड इज 70% इफ इट्स अर्निंग पर शेयर इज ग्रेटर देन $2। मतलब जो अपनी फर्स्ट ब्रांच है, अगर अर्निंग $2 से ग्रेटर हुई तो उसमें से सेकेंड ब्रांच क्या निकलेगी कि उसकी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होगी, उसकी 70% चांसेस है। मतलब फर्स्ट 2 ब्रांचेस मिल गई हमको कि वो EPS ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। सो हमारा ये बेस है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है 40% चांसेस कि मेरा EPS है वो ग्रेटर देन 2 होगा, $2, ठीक है। तो
दूसरा उसका पार्ट क्या होगा वो हमको दे नहीं रखा, अपने हमको खुद को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 40 और सबका टोटल 100 होना चाहिए, तो 40% चांस है कि EPS $2 से ऊपर होगा, तो 60% चांस होगा कि EPS $2 या उससे कम है, ठीक है। ओके, अभी इसने क्या बताया है कि गिवन EPS इज ग्रेटर देन $2, उसकी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने के चांसेस कितने हैं, 70%। मतलब अब ये वाले ब्रांच पे आ जाओ, ये वाले ब्रांच पे क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होएगी, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 70% क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 30% चांसेस क्या हो गया कि वो डाउनग्रेड होगा, ठीक है। ओके, नाउ 20% चांसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग बीइंग अपग्रेडेड इफ़ इट्स EPS इज $2 और लेस। अभी ये वाले ब्रांच पे आ जाओ, $2 और लेस, उसमें क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने के चांसेस कितने हैं, 20% अपग्रेड, तो ऑटोमेटिकली 80% चांसेस क्या है, डाउनग्रेड, ठीक है। तो ये हमारा ट्री बन गया, ठीक है। अभी इन्होंने ट्री में से क्या पूछा है, गिवन द इंफॉर्मेशन दैट डेविस कंपनीज क्रेडिट रेटिंग हैज़ बीन अपग्रेडेड, व्हाट इज़ द अपडेटेड प्रोबेबिलिटी दैट इट्स EPS इज ग्रेटर देन $2। मतलब इसमें क्या पूछ लिया हमको, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ EPS बीइंग ग्रेटर देन $2 पूछी है, बट साथ में कंडीशन क्या डाला, गिवन दैट क्रेडिट रेटिंग हैज़ बीन अपग्रेडेड। मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ EPS ग्रेटर देन $2 गिवन के अपग्रेड हुआ है क्रेडिट रेटिंग, ये प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है हमको, ठीक है। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो ये हम कैसे ढूंढेंगे, तो ये हम ये फार्मूला में डालते हैं। तो ये फार्मूला में इवेंट मतलब जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो इवेंट है, तो इसमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, EPS बीइंग ग्रेटर देन $2, तो ये अपना इवेंट हो गया। उसमें साथ में कंडीशन या इन्फॉर्मेशन क्या अटैच की गई है, गिवन, जो भी इन्फॉर्मेशन या कंडीशन होगी उसके आगे क्या लिखा होगा, गिवन लिखा होगा, गिवन, ठीक है। गिवन मतलब ये आपको कंडीशन दी है या तो इन्फॉर्मेशन दी है, इसके रहते इस चीज़ ये इन्फॉर्मेशन के रहते ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो हमको ये लैंग्वेज में वही पूछा था, गिवन द इंफॉर्मेशन दैट क्रेडिट रेटिंग हैज़ बीन अपग्रेडेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अपडेटेड प्रोबेबिलिटी दैट इट्स EPS इज ग्रेटर देन $2। अपडेटेड प्रोबेबिलिटी यानी आपको बेस फॉर्मूला यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम ये सेम चीज़ अब ये फॉर्मूला में डालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन्फॉर्मेशन इक्वल्स टू, ये कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, उल्टा कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इवेंट, इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें, अपग्रेड, तो अपग्रेड गिवन इवेंट EPS ग्रेटर देन $2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अपग्रेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी EPS ग्रेटर देन $2, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मूला हो गई। अब इसमें हम वैल्यूज़ डाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग बीइंग अपग्रेडेड गिवन EPS इज ग्रेटर देन $2, तो ये प्रोबेबिलिटी तो हमको डायरेक्टली दिख रही है, गिवन। अब इसमें ये वाले प्रोबेबिलिटी में गिवन क्या हो गया, EPS इज ग्रेटर देन $2, ये गिवन हो गया। तो ये गिवन तो हमको पता है कि ये वाली ब्रांच देखनी है, उसमें अपग्रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 70%, ये रही हमने बनाई है। तो हम क्या लिख देंगे, इधर 70% लिख देंगे, ठीक है। उसको डिवाइड किससे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपग्रेड, सिर्फ अपग्रेड होने की प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें साथ में कोई कंडीशन नहीं है स्लैश करके। तो अब ये चार्ट में से अपग्रेड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी टोटलिटी में कितनी है, तो ये तो EPS ग्रेटर देन $2 है तो भी अपग्रेड होगा, और लेस देन इक्वल टू $2 है तो भी अपग्रेड हो रहा है। तो मुझे इन टोटलिटी में अपग्रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, तो जैसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू में करते थे 40% इंटू 70%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28%, ठीक है। और ये वाले अपग्रेड की क्या 60% इंटू 20%, तो ये आ जाएगा 12%। तो मेरे अपग्रेड होने की प्रोबेबिलिटी का मैं टोटल करूँ तो क्या 28 + 12 मतलब 40% हो गया। तो नीचे क्या आ जाएगा 40% आ जाएगा, इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ EPS बीइंग मोर देन $2, ये भी कंडीशनल नहीं है क्योंकि साथ में कोई इवेंट नहीं है। तो ये तो हमको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EPS बीइंग ग्रेटर देन $2 कितनी है, 40% है, तो इंटू 40%। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो ये इधर कट हो जाएगा। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ EPS बीइंग ग्रेटर देन $2 गिवन क्रेडिट रेटिंग हैज़ बीन अपग्रेडेड क्या आ गई, 70% आ गई। ठीक है, तो ये आंसर क्या है आपका, 70%। तो इन्होंने भी पीछे क्या चार्ट बनाया है, एग्जैक्टली वही ट्री बनाया है जो हमने बनाया। 40% चांसेस है कि EPS ग्रेटर देन $2 है, तो रिमेनिंग 60% चांस है कि लेस देन इक्वल टू $2 है। इसके आगे और 2 ब्रांचेस एंड इसके आगे और 2 ब्रांचेस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, तो ये हमने बेस फॉर्मूला यूज़ करके अपडेटेड प्रोबेबिलिटी निकाल दी ऑफ इवेंट गिवन इन्फॉर्मेशन। तो आप ये फार्मूला ही याद रखना। ABC वाली फार्मूला समझ में आती हो तो अच्छी बात है, बाकी ये फार्मूला ही काम आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये अपडेटेड प्रोबेबिलिटी है तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, एंड ये सब जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो हमारे प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ है जो हमको ऑलरेडी पता है। तो जो ऑलरेडी पता है उसको अपडेट करने के लिए ये वाली प्रोबेबिलिटी और उसकी फार्मूला क्या है ये। सो probability of event given information will be equal to probability of information given event divided by probability of information into probability of event। बहुत इजी सी फॉर्मूला है कि probability of event given information, तो पहले probability उसको इन्वर्स कर दो, उसको क्या कर दो, इन्वर्स कर दो। तो probability of information given event आ गया, उसको डिवाइड कर दोगे probability of info से एंड मल्टीप्लाई कर दोगे probability of event से। ठीक है, सिंपल है। सो ये वाला एग्जाम्पल है वो भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। जो हमने आगे प्रोबेबिलिटी ट्री देखा था ये वही वाला प्रोबेबिलिटी ट्री है। तो उसमें हम सिर्फ देख लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन करना क्या निकालना है। इसमें गिवन दैट द स्टॉक इंक्रीज्ड इन वैल्यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द इकोनॉमी आउट परफॉर्म्ड। सो हम समझते हैं इसमें क्या है, 60% प्रोबेबिलिटी है कि इकोनॉमी है वो आउट परफॉर्म करेगी, मतलब गुड इकोनॉमी होगी, और 40% प्रोबेबिलिटी है कि इकोनॉमी अंडर परफॉर्म करेगी। अगर आउट परफॉर्म करती है तो उसके अंदर फर्दर 70% प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा एंड 30% प्रोबेबिलिटी है स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। एंड अगर इकोनॉमी आउट परफॉर्म करती है तो उसमें 20% प्रोबेबिलिटी है स्टॉक ऊपर जाएगा और 80% प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ढूंढना क्या है, गिवन दैट द स्टॉक इंक्रीज्ड इन वैल्यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द इकोनॉमी आउट परफॉर्म्ड। सो सबसे पहले ये क्लियर कर लेने का कि हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, मतलब इवेंट क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है, ये क्लियर कर लिया, ये क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पे ही पूरी फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें हमारा इवेंट क्या होती है, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी बीइंग आउट परफॉर्म्ड, इकोनॉमी आउट परफॉर्मिंग। तो इवेंट क्या है, आउट परफॉर्म। ठीक है, अभी उसमें इवेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है जो गिवन के बाद होती है, गिवन दैट द स्टॉक इंक्रीज्ड इन वैल्यू, मतलब स्टॉक ऊपर गया है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इनवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक इंक्रीजिंग इन वैल्यू गिवन इकोनॉमी आउट परफॉर्म डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक गोइंग अप इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट परफॉर्मिंग। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ढूंढेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक गोइंग अप गिवन इकोनॉमी हैज आउट परफॉर्म। सो गिवन इकोनॉमी हैज आउट परफॉर्म, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक गोइंग अप, 70% डायरेक्टली मिल रहा है तो ऊपर आ गया 70। उसको हम डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक गोइंग अप, ऊपर स्टॉक ऊपर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है तो हमको ओवरऑल पूरा प्रोबेबिलिटी गिनना पड़ेगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बोथ केसेस में। ठीक है, सो ऊपर वाला ये रहा, एक तो है 60 × 70%, मतलब 42% ये वाला केस में प्रोबेबिलिटी है एंड 40 × 20%, 8% ये वाले केस में प्रोबेबिलिटी है। तो ओवरऑल 42 + 8, ओवरऑल 50% प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 50% इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी आउट परफॉर्मिंग कितनी है, 60% इंटू 60%। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 84%। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी आउट परफॉर्मिंग गिवन द स्टॉक हैज़ रिजन इन प्राइस, गिवन द स्टॉक हैज़ गॉन अप इज 84%। ठीक है, सो बेस फॉर्मूला बहुत इजी है, अगर आप ये इवेंट और इन्फॉर्मेशन वाले
कॉन्सेप्ट से करते हो तो ये याद रखना कि इवेंट हमेशा वो चीज़ है जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और इन्फॉर्मेशन हमेशा वो चीज़ है जो उसके साथ अटैच्ड है, जो गिवन है, जो कंडीशन गिवन है वो है। तो फॉर्मूला तो याद करनी ईजी है, इन्वर्स करो डिवाइडेड बाय इन्फॉर्मेशन इनटू इवेंट, ठीक है। सो अब हम मॉड्यूल के 2 या 3 अच्छे सम्स हैं जो इतने इजी नहीं है जो अभी हमने किए, उनसे थोड़े हार्ड है, वो देख लेते हैं। सो हम ये एक एग्जांपल देखते हैं जो मॉड्यूल में है, जो अच्छा है, नॉर्मल सम से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा है, इन अ टिपिकल ईयर 5% ऑफ ऑल CEOs आर फायर्ड फॉर परफॉर्मेंस रीजन्स. Assume that CEO performance is judged according to stock performance and that 50% of stocks have above average returns or good performance. 30% of all CEOs who were fired had good performance. Using Bayes formula, what is the probability that a CEO will be fired given good performance? ठीक है, तो ऐसे टाइप के सम्स होते हैं ना जब भी, तो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ट्री बनाने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। आप ट्री तब बनाओगे जब आपको एक्चुअली पता चल रहा है पढ़ के कि हाँ 2 ब्रांचेस है, उन दोनों ब्रांचेस में से और 2 ब्रांच निकल रही है डायरेक्टली। अब इसमें से हमको एपरेंटली पता नहीं चल रहा है कि मेन 2 ब्रांचेस कौन सी है और उसमें से और कौन सी 2 ब्रांचेस निकालनी है। पहले इन्होंने लिखा है 5% ऑफ CEOs आर फायर्ड, तो हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि फर्स्ट 2 ब्रांचेस क्या है, फायर्ड एंड नॉट फायर्ड, तो 5% एंड 95% आ जाएगा। बट फिर उसमें लिखा है कि 50% ऑफ स्टॉक्स हैव अबव एवरेज रिटर्न्स और गुड परफॉर्मेंस, तो दूसरा 50% हैव बिलो एवरेज परफॉर्मेंस एंड 30% ऑफ ऑल CEOs हु आर फायर्ड हैड गुड परफॉर्मेंस। तो पता नहीं चल रहा है कि ब्रांच 1 कौन सी ले और ब्रांच 2 कौन सी ले, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस में डायरेक्टली ट्री बनाने नहीं बैठ जाना है। काफ़ी बार क्या होता है कि बिना ट्री बनाए भी सिर्फ जो हमको फॉर्मूला में 3 चीज़ें चाहिए वो डायरेक्टली दे रखी होती है, तो हमको सिर्फ उसमें वो सब्सटीट्यूट करना है एंड अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्री क्या बनाए, कौन सी पहली 2 ब्रांचेस ले, उसमें इतना दिमाग लगाने की स्टार्टिंग से ज़रूरत नहीं है। सो आप ऐसे सब सम्स में सबसे पहले क्या देखोगे कि हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, मतलब इवेंट क्या है और उसके साथ का इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। सो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी किस इवेंट की निकालनी है। So using Bayes formula, what is the probability that a CEO will be fired? तो इवेंट क्या है, CEO being fired, fired है वो इवेंट है। इन्फॉर्मेशन क्या है, कंडीशन क्या है, गिवन गुड परफॉर्मेंस। तो हमको अब पता चल गया कि हमको एग्जैक्टली किस पे फोकस करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फायर्ड इवन दो ही हैड गुड परफॉर्मेंस, ठीक है, ये निकालना है। तो बेस फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लिख ही देने की। फॉर्मूला क्या होगा, पहले इसका इन्वर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड परफॉर्मेंस गिवन ही वॉज फायर्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड परफॉर्मेंस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फायर्ड, ठीक है। सो अब हमको क्या क्या ये हमको आंसर ढूंढना है इस चीज़ का। तो हमको क्या 3 चीज़ें चाहिए, एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हो सकता है बिना प्रोबेबिलिटी ट्री बनाए भी क्वेश्चन में ये एपरेंटली एग्जैक्टली डायरेक्टली दी हो, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब वो माइंडसेट से पढ़ो कि हमको क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर्ड स्टैंड अलोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड परफॉर्मेंस स्टैंड अलोन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड परफॉर्मेंस गिवन ही वॉज फायर्ड, ठीक है। सो पहला पढ़ते हैं, 5% ऑफ ऑल CEOs आर फायर्ड। तो हमको फर्स्ट लाइन में हमारा ये वाला मिल गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फायर्ड कितनी है, 5% है, तो हम इसको फिल कर देते हैं 0.05, ठीक है। अब हम देखते हैं 50% ऑफ स्टॉक्स हैव अबव एवरेज और गुड परफॉर्मेंस, तो हमको ये भी मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड परफॉर्मेंस क्या है, 50%, तो इधर 0.5 बचा। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड परफॉर्मेंस गिवन ही वॉज फायर्ड। अब आगे पढ़ते हैं, एम्पेरिकली 30% ऑफ ऑल CEOs हु वर फायर्ड हैड गुड परफॉर्मेंस, ये भी मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ CEOs हैविंग गुड परफॉर्मेंस बट वर फायर्ड 30%, तो ऊपर क्या आएगा 0.3। सो अब सॉल्व कर लो, 0.3 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आपका क्या आंसर आ गया 0.03 यानी 3%, ठीक है, सिंपल था, ठीक है। सो इसमें ट्री बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमको फॉर्मूला के जो 3 कंपोनेंट्स चाहिए थे वो डायरेक्टली दे रखे थे, ठीक है। सो ये वाला भी जो सम है उसमें भी सेम है, इसमें भी ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिखो एंड जो भी 3 चीज़ें चाहिए वो ऑलरेडी इसमें दे रखी है, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लेना।
अभी एक लास्ट देख लेते हैं जो अच्छा है, ये वाला सेकंड वाला। इसमें हमको ट्री बनाना पड़ेगा क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें हमको, ठीक है। You have developed a set of criteria for evaluating distressed credits. Companies that do not receive a passing score are classified as likely to go bankrupt within 12 months. You gathered the following information when validating the criteria. तो इसमें क्या बोला है कि हमने एक टेस्ट बनाई है, जो कंपनीज वो टेस्ट को पास कर देती है उनको, वो कंपनीज में कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगी, एंड जो कंपनीज वो टेस्ट को फेल करती है वो कंपनीज में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बैंकरप्ट हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि जो पास करती है वो 100% बैंकरप्ट नहीं ही होएगी, ठीक है। तो जो पास करती है वो भी बैंकरप्ट हो सकती है और नहीं भी हो सकती, और जो फेल करती है वो भी ऐसा नहीं है कि 100% बैंकरप्ट हो ही जाएगी। जो टेस्ट फेल कर दिया पर स्टिल हो सकता है कि वो बैंकरप्ट ना हो, वो सर्वाइव कर जाए, ठीक है। तो ये पढ़ के हमको वो पता चला। सो फर्स्ट क्या लिखा है, 40% ऑफ द कंपनीज टू विच द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड विल गो बैंकरप्ट विद इन 12 मंथ्स। बैंकरप्ट मतलब सर्वाइव नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सर्वाइवरशिप इज 40%। तो हम पहला ब्रांच बना देते हैं, 40% क्या है कि उसने सर्वाइव नहीं किया, नॉन सर्वाइविंग। तो दूसरा 60% क्या होगा कि उसने सर्वाइव कर लिया, सर्वाइविंग, ठीक है। फिर क्या लिखा है, 55% ऑफ द कंपनीज टू विच द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड पास इट। टेस्ट पास कितने कंपनीज ने करी, 55% कंपनीज ने। तो अभी हम ये याद रखते हैं क्योंकि अभी इससे कुछ रिलेटेड नहीं है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपनी विल पास द टेस्ट गिवन दैट इट विल सब्सिक्वेंटली सर्वाइव 12 मंथ्स इज 0.85। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट गिवन द कंपनी सर्वाइव्स इज 0.85। मतलब सर्वाइवरशिप के बाद पास करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.85 है। तो सर्वाइवरशिप में मतलब जो कंपनी सर्वाइव कर गई, उन्होंने टेस्ट पास करी थी, वैसी कंपनी 0.85% वैसी की प्रोबेबिलिटी है। तो जो कंपनी सर्वाइव कर गई बट उसने टेस्ट फेल कर दिया था, उसका कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट फेल कर दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई थी उसमें से कितने थे जिसने पास किया था और कितने थे जिसने फेल किया था। सो अब हमको टोटल बताया क्या था, 55% ऑफ द कंपनीज टू विच द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड पास इट, सेकेंड पॉइंट में। मतलब 55% कंपनीज ऐसी है जिन्होंने पास करी है टेस्ट इन टोटलिटी। सो अभी हमको उस 55% का एक लेग पता है, ये वाला। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, 60% इंटू 85%, 0.6 इंटू 0.85, मतलब क्या आ गया, ये 0.51 आ गया, 51%। और टोटल कितना है, 55% लोग कंपनीज है जिसने पास करी है, जिसमें से 51% इधर आ गया। तो मतलब इधर कितना होगा, 4% होगा, दूसरा 0.04 होगा, ठीक है। तो इधर 0.04 लाने के लिए इधर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 40% इंटू व्हाट परसेंटेज विल गिव मी 0.04, तो 10%। तो मतलब जो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई वो कंपनीज में से 10% कंपनीज ऐसी है जिन्होंने टेस्ट पास करी थी फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये आपने इन्वर्स वर्किंग किया, इन्वर्स, ठीक है। सो ये 4%, इधर का 4% नहीं है, ये क्यों, क्योंकि ये 4% है वो टोटलिटी बेसिस पे है, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट ये कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये टोटलिटी बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग दी थी 55%, जिसमें से ये वाले लेग से 51% आ गया। तो ये वाले लेग से कितना आना चाहिए था, 4%। तो 4% अगर मुझे इधर चाहिए तो मेरी ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए। वो कैसे मिला हमको, 40% इंटू व्हाट परसेंटेज विल गिव मी 4%, ठीक है। तो 40% इंटू कितना परसेंटेज विल गिव मी 4%। तो आप x कैसे ढूंढोगे, 4% डिवाइडेड बाय 40%, ठीक है। तो आपका 10% आ जाएगा x। तो इधर 10% आ गया। अब इधर 10% है तो इधर कितना होगा, 90% होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 40 इंटू 90%, तो वो क्या होगा 36%, मतलब 0.36, ठीक है। और इसकी कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 15%, 60 इंटू 15%,
0.09। अभी इसका एडिशन करो तो 100 आना चाहिए। 0.04 प्लस 0.36 प्लस 0.51 प्लस 0.09, तो आ गया आपका 1 पूरा टोटल। ठीक है, मतलब ये ट्री हमारा सही बना है। ठीक है ना। ओके, सो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट गिवन द कंपनी इज अ नॉन सर्वाइवर। गिवन द कंपनी इज नॉन सर्वाइवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट कितनी है, 10%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10% डायरेक्टली। ठीक है, फिर यूजिंग बेस फॉर्मूला कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपनी इज अ सर्वाइवर गिवन दैट इट passes द टेस्ट, दैट इज कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवरशिप गिवन इट हैज़ पास द टेस्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवरशिप गिवन इट हैज़ पास द टेस्ट, मतलब मेरे को बेस फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी इसके लिए। तो बेस फॉर्मूला क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवरशिप गिवन द टेस्ट हैज़ बीन पास्ड। सो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, इन्वर्स कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग गिवन सर्वाइविंग डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग। ठीक है, तो वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग गिवन सर्वाइविंग कितनी है, 0.85। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग कितनी है, ओवरऑल हमने गिनी थी 55%, या तो इन दोनों को प्लस कर दो तो भी वही आएगा, तो 0.55 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग कितनी है, 60%, 0.6। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.85 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.55, तो ऑलमोस्ट कितना आ गया आपका, 93% आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 92.72 भी बोल सकते हो, इनका भी एग्जैक्ट वही आंसर आया है, 92.72। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपनी इज अ नॉन सर्वाइवर गिवन दैट इट फेल्स द टेस्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कंपनी इज नॉन सर्वाइवर गिवन इट फेल्स द टेस्ट। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सर्वाइवरशिप गिवन इट फेल्स, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्स गिवन नॉन सर्वाइवरशिप डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सर्वाइवरशिप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनी फेल्स द टेस्ट गिवन इट इज़ अ नॉन सर्वाइवर, फेल्स द टेस्ट गिवन इट इज़ अ नॉन सर्वाइवर कितना है, 90% है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0.9 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग द टेस्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग द टेस्ट कितनी है, 0.36 प्लस 0.09। ठीक है, तो कितना हो गया, 0.45 हो गया, 0.45 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनी नॉट सर्वाइविंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनी नॉट सर्वाइविंग कितना है, 40%, तो हो जाएगा 0.4। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.9 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.45 कितना हो जाएगा, 80%। तो ये आंसर आपका 80% आ गया। चेक कर लेते हैं, सी का आंसर क्या है, 80%। ठीक है, 80%। अभी इसमें लास्ट एक क्वेश्चन डी वाला, डी क्या पूछा है, इज़ द टेस्ट इफेक्टिव। अच्छा, अभी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये जो हमने टेस्ट बनाई थी कि कंपनी सर्वाइव करेगी कि नॉन सर्वाइव करेगी, उसके लिए हमने टेस्ट बनाई थी, तो वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा। कोई चीज़ इफ़ेक्टिव तभी होएगी जब वो अपने पर्पस को फुलफ़िल कर रही है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर हद तक वो अपने पर्पस को फुलफ़िल कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये चीज़ इफ़ेक्टिव है। और अगर फुलफ़िल नहीं कर रही उसके पर्पस को, तो हम क्या बोलेंगे, वो इनइफेक्टिव है। तो हम देखते हैं कि क्या ये हमारी टेस्ट है वो हमारे पर्पस को फुलफ़िल कर रही है, तो वो कैसे पता चलेगा। अगर ज़्यादातर कंपनीज़ जो हमारी टेस्ट पास कर गई वो सर्वाइव भी कर गई, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारी टेस्ट पर्पस फुलफ़िल कर रही है एंड इफ़ेक्टिव है। तो हम इसमें प्रोबेबिलिटीज़ देखते हैं। तो जो कंपनीज़ सर्वाइव हुई है वो कंपनीज़ में से 85% ऐसी कंपनीज़ थी जिन्होंने टेस्ट पास करी थी, एंड सिर्फ 15% ऐसी कंपनीज़ थी जिन्होंने फेल किया था बट स्टिल सर्वाइव हो गए। मतलब ये परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। तो जितनी कंपनीज सर्वाइव हुई है उसमें से 85% कंपनीज़ ऐसी थी जिन्होंने टेस्ट पास करी थी। ठीक है, मतलब जो टेस्ट है वो एक्चुअली यूज़फुल है। और आप देखोगे जो नॉन सर्वाइविंग कंपनीज़ है, जितनी भी नॉन सर्वाइविंग कंपनीज़ थी उसमें से 90% ऐसी थी जिन्होंने टेस्ट फेल करी थी। मतलब ज़्यादातर नॉन सर्वाइविंग कंपनीज़ ने सब ने टेस्ट फेल ही किया है।
ठीक है। तो उससे हमको क्या पता चल रहा है कि टेस्ट इफ़ेक्टिव है। ओके, सो इनके आंसर में भी वही है, टेस्ट अपीयर्स टू बी यूज़फुल। ठीक है, सो ये दो तीन अच्छे क्वेश्चंस थे जो थोड़े अलग टाइप के थे, इसलिए हमने अभी इसमें देख लिए। सो इधर हमारे सारे टॉपिक्स हो जाते हैं ये चैप्टर के, ये चैप्टर छोटा ही है। सो हमारा प्रोबेबिलिटी ट्री भी हो गया अलॉन्ग विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़, एंड बेस फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, थैंक यू।